नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1978, 1978, और जन्म का समय प्रातः 6:55 का है, दिल्ली। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और माघ मास में इनका जन्म हुआ है शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और साथ ही साथ उत्तराषाढ़ा इस नक्षत्र के द्वितीय चरण का इनका जन्म है। वैश्य वर्ण के हैं, मनुष्य गण है, इनका मकर राशि है। प्रिय दर्शकों, सीधे इनके लग्न पर जरा आइए। चंद्रमा, बुध, सूर्य और शुक्र, ये चार ग्रह इनके लग्न में आपको दिखाई पड़ेंगे। मकर लग्न और मकर राशि, लग्न में मकर राशि का उदित होना, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। यह राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है, भूमि तत्वीय राशि, चर राशि है। शनिदेव से संबंधित है, जो जातक को गंभीर बना देते हैं, धैर्यवान बना देते हैं, व्यवहारिक और मेहनती बना देते हैं। चूंकि जातक संघर्ष बहुत ज्यादा करता है, उसकी चाहतें महत्वाकांक्षी हो जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्पी भी होता है। संकल्प उसके दृढ़ होते हैं। जातक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है? तो जिम्मेदार। जातक आत्मनिर्भर होता है। और आत्मनिर्भर हो क्यों ना? क्योंकि कोई भी प्रयत्न करे, कुछ भी वो करे, उसको शीघ्र तो कुछ भी नहीं मिलता। अब चूंकि शनिदेव से संबंधित है, फलतः अनुशासन के गुण तो जन्मजात विद्यमान हो जाते हैं। जातक के जीवन में उसका जो सिद्धांत है वो एक ही है, परिश्रम। और कैसा परिश्रम? ईमानदारी के साथ। परंतु यहां एक गौर करने वाली बात है कि लग्न में और भी चार ग्रह हैं। जातक मकर लग्न और मकर राशि का, मैं अपने कार्यक्रमों में सदैव मकर लग्न और मकर राशि को किंग मेकर कहा करता हूं। कारण ये जिसको बता दें, जिसको समझा दें, जिनको सहयोग कर दें, वो कई बार इनसे सीख कर लोग इनसे आगे चले जाते हैं और ये वहीं के वहीं रुक जाते हैं, रह जाते हैं। कारण क्या है कि इनकी गति थोड़ी मंद हो जाती है शनिदेव के प्रभाव के कारण। अब लग्न में ही अगर आप देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध का, शुक्र का, इन सब का विशेष संबंध क्या करता है? तो जातक के व्यक्तित्व को आकर्षक और बुद्धिमान बना देता है, विवेकशील बना देता है, जातक को वाक्पटु बना देता है। अब सूर्य को ले लीजिए, सूर्य जातक को नेतृत्व क्षमता प्रदान कर देते हैं। चंद्रमा की यदि बात करूं तो चंद्रमा जातक, हालांकि चंद्रमा क्षीण है, जातक का जो जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ है, तो चंद्रमा क्षीण है, पर फिर भी जातक को कहीं ना कहीं संवेदनशील और भावुक बना देते हैं। जातक के अंदर एक विशेष गुण विद्यमान करा देते हैं कि जातक सहानुभूति प्रकट करता है सबके साथ। तो वहीं बुध जातक को तार्किक बना देते हैं, व्यापारिक क्षमता, व्यापारिक शक्ति देते हैं, व्यापारिक निर्णय शक्ति देते हैं। और शुक्र की यदि बात करूं तो जातक को कला प्रिय, सौंदर्य प्रेमी बना देते हैं, समाज में लोकप्रिय भी बना देते हैं। परंतु समस्या यह है कि यहां लग्नेश और अष्टमेश का इस कुंडली में परिवर्तन हो गया है। लग्न के स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम में और अष्टम के स्वामी जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव और वो भी कुंडली के अष्टम में लग्नेश बनकर के बैठ जाएं, पहले तो यह अवयोग है। दूसरा, कुंडली के अष्टम में शनिदेव, ज्योतिषशास्त्र कहता है आयु लंबी कर देते हैं, लेकिन पग पग पर संघर्ष देते हैं। संघर्ष तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ता। जातक के जीवन काल में उससे जो सबसे अधिक जो चीज जुड़ा हुआ होता है वो है संघर्ष। अब यहां पर अगर गौर करें तो शनिदेव वक्र अवस्था में जाकर के बैठे हैं, और कैसे हैं? तो ये मघा नक्षत्र में है। हालांकि कमाल की बात बता दूं कि अष्टम के शनि जीवन के प्रारंभ में, यानी प्रारंभिक जो दौर है, दो भागों में हम बांटेंगे जीवन को, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में संघर्ष, मानसिक तनाव, आकस्मिक घटनाएं, परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, सब कुछ देंगे। लेकिन यही शनि जीवन के उत्तरार्ध में जातक को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, गूढ़ अनुसंधान देंगे। वहीं एक चीज गौर करने योग्य है कि मंगल इनकी कुंडली में कैसे हैं? तो मंगल इनकी कुंडली के सप्तम में बैठे हुए हैं, और वो भी नीच राशि में, वक्र अवस्था में, वर्गोत्तमी नीच के हैं, जन्मांक नवमांश दोनों में ही कर्क राशि में। गौर करिए तो चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट होने से यहां पर नीचत्व उनका भंग तो हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जन्म कुंडली के सप्तम में नीच का मंगल
जो वैसे तो व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति धीरे धीरे प्रदान कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल में जातक जल्दबाजी में निर्णय कर ले, भावुकता में आकर के निर्णय कर ले, जिस पर उसको भरोसा नहीं करना है उस पर निर्णय भरोसा कर ले, तो ये एक कमी भी उत्पन्न होता है। और गौर करिए, जातक मनुष्यगण का है, तो मनुष्य होने के चलते कई बार ऐसे लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा कई बार आश्रित हो जाते हैं, दूसरों की कई बार बातों में आ जाते हैं, और इसका इनको नुकसान ऑलरेडी, चूंकि मकर राशि है तो नुकसान तो झेलना ही होगा। अच्छी बात है कि इस समय मकर राशि को वर्तमान में ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं है। अभी अभी 29 मार्च 2025 को ये साढ़े साथी के आखिरी ढैया से बाहर निकले हैं। आगे चल करके 2027 में पुनः एक बार शनि की ढैया इनको लगेगी, और फिर 2.5 साल और शनिदेव राशि से इनके पंचम होंगे, तो वो जरूर इनके लिए थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी का समय रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में इनको देवगुरु की दशा चल रही, जिसमें शुक्र का अंतर जारी है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम में शनिदेव एक गौर करने योग्य बात है। मघा नक्षत्र में बैठे हैं 4 अंश 23 कला के साथ। गौर करिए, तो जन्म कुंडली में इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि लग्न पंचम और नवम धर्म त्रिकोण है, और जन्म कुंडली का चतुर्थ, अष्टम और द्वादश वैराग्य त्रिकोण है। तो धर्म और वैराग्य में एक हद तक, जैसे काम और धन में कहीं ना कहीं समानता कुछ हद तक है, वैसे ही अगर देखा जाए तो धर्म और वैराग्य में भी समानता है। सो जीवन के पूर्वार्ध में जातक को संघर्ष खूब देंगे, जीवन के उत्तरार्ध में धन, सफलता, संपन्नता सब कुछ देंगे। लेकिन शनिदेव धीरे धीरे जातक को, चूंकि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और केतु वैराग्य का कारक है, धीरे धीरे, और शनिदेव भी वैराग्य के ही कारक हैं, धीरे धीरे जातक को एकाकी बनाएंगे, सबसे कटने के लिए बाध्य करेंगे। और एक कारण और भी है, जैसा मैंने कहा, मकर लग्न बड़ा छला जाता है। इस लग्न को हर कोई इस्तेमाल करता है, कर्क हो, मकर हो, यह लग्न आम जीवन में ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े छले जाते हैं, बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जातक अपनों से धीरे धीरे, जिन पर उसको बड़ा भरोसा होता है, धीरे धीरे कटने लगता है। अब चलते हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की ओर। इनका पहला प्रश्न है कि मेरा और पार्टनर के बीच अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, और ये मेडिकल लाइन में पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि अपने जीवन काल में कई सारी नौकरियां इन्होंने की हैं, और कई सारी नौकरियों को इन्होंने छोड़ा है। अंततोगत्वा अब जाकर के, क्योंकि इनको नौकरी में संतुष्टि नहीं मिल रही थी, हालांकि मकर लग्न के लोग नौकरी करने के लिए ही बनते हैं, पर इनकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो बुध का लग्न में 8 अंश 36 कला के साथ लग्न में जाकर के बैठना, भाग्यपति बनकर के। यह एक पॉइंट और है कि इनके लग्न में 4 ग्रह जो बैठे हैं, उन सब पर मंगल और राहु, इन 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश स्वयं अष्टम में बैठे हैं। यहां एक और चीज गौर करने योग्य है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के षष्ठ में, अब चूंकि लग्नेश कुंडली के अष्टम में है, फलतः मैं पूर्णतः इसको विपरीत योग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां यह जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के षष्ठ में, राहु कुंडली के नवम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। अब लग्नगत बाकी के ग्रहों को भी देख रहे हैं, और इनका मन बाकी के कामों में नहीं लगा, नौकरी में नहीं लगा, तो ये व्यापार में लौट आए। और जैसा कि उन्होंने लिखा कि वर्तमान में ये पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, और मेडिकल के फील्ड में व्यापार कर रहे हैं, दवा भी है वहां पर, और ये जो पैथ लैब वगैरह होता है उस सबका मिला जुला व्यापार ये कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि मुझे इसी व्यापार में रहना चाहिए, या फिर मुझे अपना ये व्यापार चेंज कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो मैं पहले पार्टनरशिप की चर्चा करना चाहता हूं। सप्तम भावपति आपकी कुंडली के लग्न में बैठकर के सप्तम भाव को ये देख रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए, हालांकि ये भाव पाप कर्तरी इत्यादि में तो नहीं है, लेकिन मंगल नीच के बैठे हैं। नीचत तो भंग है इनका, लेकिन इसके बावजूद जरा सावधान रहिएगा और पार्टनर पर भरोसा करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके पार्टनर पर भरोसा करने में रत्ती मात्र संशय नहीं रखवाना चाहता, लेकिन यह बात बताना चाहता हूं कि भरोसा आंख बंद करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि जो मंगल हैं, ये कई बार जल्दबाजी में निर्णय करा देते हैं, और इसी जल्दबाजी के निर्णय का जो प्रभाव देखने को मिलता है कि बाद में जातक कहता है कि मैं तो छल लिया गया, मैं तो ठग लिया गया। तो यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भरोसा करिए, खूब करिए, पर आंख बंद करके नहीं। अब आपने जो कहा है कि मैं पार्टनरशिप में व्यापार मेडिकल के संबंध में कर रहा हूं, मेरी राय है, और षडबल भी देख रहा हूं आपका। षडबल में आपके देखा जाए तो बुध के पास बहुत अच्छा बल है, मंगल के पास बहुत अच्छा बल है, भले वो मंगल वर्गोत्तमी नीच, परंतु बहुत अच्छा बल है। और लग्न में आपके बुध शुक्र का जो योग है, ये चिकित्सा, मेडिकल, फार्मा या हेल्थ केयर से संबंधित जो फील्ड होते हैं वहां अच्छा लाभ देते हैं। और वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, जो कि ऑलरेडी कुंडली के षष्ठ सेवा भाव में बैठे हैं, हालांकि आप डॉक्टर नहीं हैं, पर फिर भी जो दवाइयां, औषधि इत्यादि का व्यापार कर, एक तरह से सेवा के रूप में भी इसको देखा जाएगा। आप करते रहिए, अच्छा है। और पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं, करते रहिए, इसमें आपको अनुकूलता मिलेगी, पर सावधानी
अवश्य बरतिए। मेरी राय तो यही है कि आपको किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपका मन करे कि नहीं मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, तो देर सवेर मंगल के नीच होने के बावजूद आप रियल एस्टेट, भूमि या निर्माण इत्यादि से संबंधित कार्य, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि से, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि से संबंधित जो व्यापार होता है, ऑनलाइन व्यापार इत्यादि, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में देखा जाए तो कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं, इससे संबंधित कार्य, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ में होने के बावजूद आपको ऐसे व्यापार करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको व्यापार चेंज नहीं करना चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूं, लग्न आपकी कुंडली में देखा जाए तो यहां लग्न में ही सूर्य चंद्रमा सब बैठे हैं, और लग्न 18 अंश पर, सूर्य 23 अंश पर, 10 घर आगे तुला राशि आ रही। तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं वो नौमांश में जाकर के आपकी कुंडली में बुध की राशि में बैठे हैं। तो जितना भी शिक्षा, पत्रकारिता या कंसल्टेंसी, परामर्श, मार्केटिंग, इससे रिलेटेड कोई व्यापार हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकल फिट है और आपको बिल्कुल इसमें चेंज नहीं करना चाहिए, इसमें टिके रहना चाहिए। कम से कम यहां टिकिए, याद रखिए, इस बात को भूलिए मत। आपके अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा है, लेकिन लग्नपति अष्टम में है, सो संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है, सो आप इसी में टिके रहिए। आगे आपने लिखा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है अपने साले के साथ, और भी इन्वेस्ट कर रहा हूं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी बिजनेस कैसा रहेगा, इस सवाल का जवाब दे दिया हूं। ये काम आप कर सकते हैं, मंगल नीच होने के बावजूद आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जिसे कहना चाहता हूं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए साले के साथ। ये हो गया आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव, और उससे 3 घर आगे छोटे बड़े भाई का विचार अगर पत्नी के किया जाए तो यहां से होगा और यहां से भी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र नौमांश में आपके नीच के हैं और यहां पर राहु बैठे हैं। वैसे तो स्वराशि के हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, घर में आपके आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि बहुत सावधानी के साथ, कागजी कार्रवाई के साथ, आर्थिक व्यवहार में स्पष्टता रखिए। भूमि भवन से संबंधित व्यापार आपके लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति इससे मजबूत आपकी होगी, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जब सब कुछ अच्छा है। परंतु याद रखिए कि जो भी कार्य करिए, विशेष करके साले के साथ, पेपर वर्क के साथ ही करिएगा। इसमें कहीं विश्वास इत्यादि करके नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, कह रहा हूं अभी कब से, कि आपका जो लग्न है वो छला जाने के लिए बनाया गया है। आगे इन्होंने लिखा है पिछले 3-4 साल से मानसिक अशांति बनी हुई है, अभी तक 7.5 लगातार आपको चल रही थी। और देखा जाए तो देवगुरु की दशा, देवगुरु आपकी कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं, इस लग्न के लिए कारक बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि मकर वो राशि है जहां देवगुरु नीच राशि में होते हैं। और अब ऊपर से देखा जाए तो लग्नगत जो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं, चूंकि आपका जन्म चतुर्दशी का है, तो मानसिक अशांति इत्यादि होनी है। ऊपर से उस चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी आपको मानसिक अशांति, परेशानी हो रही होगी। ये तनाव आपको दे रहा होगा। कुछ विशेष घबराने की जरूरत नहीं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करना शुरू कर दीजिए, उसमें काला तिल डाल करके, फायदा इससे मिलेगा। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। गणेश जी की आराधना, गणेश थर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू करिए, इससे आपको मानसिक शांति अवश्य मिल जाएगी। इन्होंने लिखा है कि 2018 में मैरिज लाइफ में काफी टेंशन हुई, क्या आगे सब ठीक रहेगा? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि तब आप 7.5 के दौर में रहे थे। और रही बात आपकी कुंडली में, जैसा कि आपने लिखा है कि दांपत्य जीवन में परेशानी, आपको अगर मेरा कार्यक्रम कभी देखते हो तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क, मकर, सिंह, कुंभ, इनका दांपत्य औसत दर्जे का होता है। ऊपर से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल यहां बैठे हैं, थोड़ा सा कलह, थोड़ी परेशानी तो लाएंगे ही लाएंगे, उठापटक की स्थिति तो कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन चूंकि शुक्र सप्तम को देख रहे हैं, चंद्रमा भी सप्तम को देख रहे हैं, बुध भी सबकी दृष्टि सप्तम पर है, मैं आपके दांपत्य जीवन को टूटने वाला तो नहीं कहूंगा, स्थिरता बनी रहेगी। छोटे मोटे विवाद तो होते रहेंगे, वो खत्म नहीं हो पाएंगे। आप इससे बचाव करने का प्रयत्न करिए, मंगल को अपने ठीक करिए। दांपत्य जीवन को ठीक करने के लिए हो सके तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, आपकी ये परेशानी बहुत हद तक कम होगी। इन्होंने आगे लिखा है अपने दोस्त को ब्याज पर इन्होंने पैसा दिया है और वो समय पर लौटा देता है, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, एग्रीमेंट करवा कर पैसा देता हूं, क्या पैसे देना ठीक है? अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति है, जो धन लेन देन वाले काम में सहयोगी होते हैं, तो अगर अभी तक सकारात्मक है तो करिए, कोई मना ही नहीं है। परंतु मंगल नीच राशि में भी है, तो जरा सावधानी रखिए। धनराशि लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी तो बरतनी है, और जब भी करिए बाकायदा स्टैंप इत्यादि करा के ही करिए, ताकि कल को आप फंसे न। याद रखिए कि आपकी कुंडली में ये जो छठे भाव का स्वामी बुध है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, सो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप ये काम कर सकते हैं। यहां पर मंगल आपकी कुंडली के सप्तम में है, पर मेरी सलाह इतनी ही है कि सावधानी के साथ करिए। कई बार ऐसी स्थिति में पैसे के फंसने का योग भी बन जाता है, हालांकि अभी तक आपको ठीक है तो करते रहे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आगे इन्होंने लिखा है कि शनिदेव लग्नपति बनकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शनिदेव की आने वाली दशा कैसी रहने वाली? मैं आपको बता दूं कि शनिदेव अष्टम में वक्री है और 2032 से आपको शनिदेव की दशा लगने वाली है। देखिए, शुरुआत के दौर तो संघर्ष वो देंगे, 2.5 साल का समय जब शनि में शनि गुजरेगा तो काफी संघर्ष देंगे, लेकिन आगे चलकर के धीरे धीरे अप्रत्याशित लाभ देंगे, फायदा देंगे, आर्थिक लाभ देंगे। शुरुआती कुछ वर्ष आप संघर्ष के लिए तैयार रहिएगा।
जब शनि की दशा लगेगी तो शुरुआती दौर में विशेष सावधानी बरतनी है। एक और चीज गौर करिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव पर है और राहु की भी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो पेट वगैरह का ख्याल रखना होगा, पेट से संबंधित परेशानी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन हुआ है। लेकिन मैं कमाल की बात आपको कहूंगा कि जन्म कुंडली में अष्टम के शनिदेव होने के बावजूद जब इनकी दशा आएगी तो आपको कई फायदे देंगे। धार्मिक कृत्यों से जोड़ेंगे, सामाजिक कार्यों से जोड़ेंगे, समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। तो शनिदेव की दशा जो आ रही है आपके लिए, यूं मान करके चली कि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस दशा से आपको कोई घबराना, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब तरफ से आपको शनिदेव की दशा से लाभ मिलने वाला है। हां, जैसा मैंने कहा कि अब ये शनिदेव तो ऑलरेडी आपके जीवन काल में तनाव की स्थिति लाएंगे, क्योंकि अष्टम के शनि संघर्ष तो देते ही देते हैं। शास्त्र क्या कहता है, पग पग पर संघर्ष देते हैं, तो वो तो देंगे। आगे इन्होंने लिखा, छोटे भाई से आगे संबंध कैसा रहेगा। अभी सब तक ठीक चल रहा है, मंगल नीच राशि में बैठा है और ये छोटे भाई का कारक है। आपकी कुंडली के छोटे तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का जो भाव है, वहां से राहु केतु का संबंध बन रहा है। मैं जब ठीक है तो खराब कहने की तो गलती नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय है कि सावधानी यहां भी बरतें। और अगर संबंध में कहीं किसी बात को लेकर के मतभेद इत्यादि मंगल के नीचे होने के चलते राहु केतु के संबंध के कारण हो, तो विवाद को बढ़ावा ना दें और बातचीत करके उसको तुरंत सुधार कर लें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि बृहस्पति देव की जो बची हुई दशा है कैसी रहेगी और स्वास्थ्य के लिए आगे कैसा रहेगा, उपाय ये जानना चाहते हैं। मैं बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम में है। देव गुरु बृहस्पति की 16 साल की दशा को 2 भागों में बांटे तो पहला भाव अगर देव गुरु का देखें तो वो 12वें भाव का फल और इसके बाद तीसरे भाव का फल देंगे। मैं आपको बता दूं कि ठीक है, आपके लिए उसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी बात क्या है कि देव गुरु बृहस्पति यहां से बैठ करके आपके कर्म को, आपके द्वादश को और आपके धन को सबको देख रहे हैं। एक कमाल की यही बात तो होती है कि देव गुरु बृहस्पति भले कारक हो अकारक हो, जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में हो, वहां से एक तो मैंने बताया था वीडियो की चौथे भाव को भी वो प्रभावित करेंगे। तो यहां से एक तो देखिए तो आपके भाग्य को बल दे रहे हैं, अज्ञात सुरक्षा कवच बना रहे हैं। कर्म भाव पर तो उनकी दृष्टि ही है, कार्यक्षेत्र से भी सुरक्षा आपको दे रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। हालांकि मैं बता दूं कि इनके पास भी जो बल है वो 2 अंश 50 कला का है। कमाल की बात, इनकी कुंडली में आप लोग देखेंगे कि 2 अंश पर गुरु भी है, 2 अंश 32 कला पर इनकी कुंडली में मंगल है और चंद्रमा इनकी कुंडली में 1 अंश 40 कला पर है। तो 2-2 अंश के आसपास और शनि भी लग्नेश होकर के 4 अंश पर हैं। पर इस बात को समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति आपको फिर भी सहयोग दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह पर व्यर्थ के व्यय से आपको बचा रहे हैं और आपके धन को भी संचित करा रहे हैं। तो देव गुरु की जो बाकी की दशा है मेरे हिसाब से ठीक है। 32 तक का जो समय, जब तक शनिदेव नहीं आ जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष परेशानी, वही पेट संबंधी जो समस्या आपको बताया, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत भी ला सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। आप एक काम करिए, रात्रि में दूध में हल्दी डाल करके पीना शुरू करिए, विशेष करके गुरुवार के दिन। और उस चाहे तो आप दूध को अभिमंत्रित करके पिया करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र से फायदा आपको मिलेगा। और आगे इन्होंने लिखा है कि बेटे के साथ संबंध कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में संतान भाव का जो स्वामी है वो शुक्र जाकर के कुंडली के लग्न में बैठा है। संतान भाव पर और संतान भाव के स्वामी पर सब पर राहु की दृष्टि है। संतान भाव का कारक अष्टम में जाकर के बैठा। मैं खराब तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आपके संतान के साथ संबंध खराब रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, कई बात पर संतान के साथ भी अनबन और मतभेद की स्थिति होने वाली है। संतान के साथ भी अनबन और मतभेद की स्थिति आपके साथ होगी। क्या करना है, सावधानी। देखिए, पिता और पुत्र में जनरेशन गैप होता है कई बार, और इसके कारण कई बार अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरी राय है, मैं हमेशा से माता पिता सबको यही सलाह दिया करता हूं कि कई बार आज के परिस्थितियों को देखते हुए, बच्चे की सोच को देखते हुए उसके साथ ही आगे बढ़िए। रही बात आपके जीवन की, मुझे लगता है कि बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे उन्होंने लिखा है, कौन सा रत्न रुद्राक्ष किस धातु में पहनूं। एक तो आप गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष आजीवन पहनिए, गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष। आगे ने लिखा, अभी मूंगा पहना हुआ है 2012 से 7.25 रत्ती का, दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, सोने में। अब ये आपको जिसने बताया होगा सोच के ही बताया होगा। अब जाहिर सी बात है, इस लग्न में और वो भी मूंगा शनि के उंगली में, मध्यमा उंगली में, 2012 से ये बनता तो है नहीं, इस कुंडली का ये रत्न है नहीं। एक नंबर 2, मैं नीच के ग्रहों का रत्न प्रायः नहीं बताया करता। हालांकि मैं बता दूं कि मैं इस बात को खूब अच्छे से जानता हूं कि नीच के ग्रह आमतौर पर भौतिक सुख सुविधाओं में बड़ा सहयोगी होते हैं और हो सकता है इससे आपको मेडिकल में फायदा भी मिल रहा हो, लेकिन हां, याद रखिएगा, इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मूंगा धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, रक्तजन्य रोग धीरे धीरे बढ़ावा देगा, उसमें परेशानी लाएगा। रक्त मज्जा इत्यादि पर इसका प्रभाव है, तो ये परेशानी लाएगा।
मेरे हिसाब से तो मैं मूंगा की सलाह नहीं दे रहा हूं, परंतु अगर आप पहने और भी मध्यमा उंगली में, शनि की उंगली में, जो कि शत्रु राशि है उनकी, ये आप जो पहने हुए हैं ये मध्यमा उंगली शनि की राशि है, शनि की उंगली है, और शनि की उंगली में मंगल का रत्न। हाँ, अगर आपको इस सोच के साथ पहनाया गया है कि मंगल शनि की राशि में ही उच्च के होते हैं और नीच राशि में हैं, तो उच्च का करने के लिए किसी ने एक प्रयोग किया है, हो सकता है इस प्रयोग का आपको लाभ मिले, लेकिन मेरी राय है कि दूरगामी परिणाम के रूप में आपको नुकसान देगा। सो स्वास्थ्य के मामले में जरा ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ पहनाने की बहुत ज्यादा पक्षधर तो स्थिति नहीं रखता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक चांदी का कड़ा पहनने की सलाह दे सकता हूं। लगभग 100 ग्राम के आसपास एक चांदी का कड़ा बनवाइए और दाहिने हाथ में धारण करिए। शुक्र को बल देना चाहता हूं मैं। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ शिव जी की जो आराधना मैंने बताई है वो करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। आखिर में एक और सवाल इन्होंने लिखा है कि नवमांश में 12वें घर में राहु और शनिदेव की युति है, क्या कारागार योग बन रहा है? जन्मांक में तो नहीं है, 12वें में ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कारागार योग के रूप में मुझे इसको देखना है। राहु और शनि की युति नवमांश में यदि 12वें भाव में है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अगर देखा जाए तो, जो कि जन्मांक में आपके शनि अष्टम में बैठे हैं, ये आध्यात्मिक विकास, परंतु हां, इस वर्तमान जीवन में संसार में छिपे हुए शत्रु आर्थिक धोखाधड़ी का संकेत बनाते हैं। तो ये एक परेशानी की स्थिति जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन सावधानी बरतिए। मैं इसको जेल के रूप में तो नहीं देख रहा हूं। अगर आप कोई अनुचित कार्य में संलग्न है तो मत ऐसा कोई कार्य करिए। जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए, ताकि जेल वाली बात दिमाग से निकल जाए, आपको ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता न पड़े। वैसे मुझे लगता नहीं कि जेल वाली कोई बात होनी चाहिए। हाँ, सावधानी बरतिए, क्योंकि शनि राहु की युति 12वें में तो दीर्घकालिक रोग को ये दीर्घकालिक रोग को ये बढ़ावा तो देते ही देते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के मैं इस पूरी कुंडली के बारे में जो कहना चाहता हूं, रत्न, पहले तो मैं इस कुंडली में ज्यादा कोई रत्न नहीं कह रहा हूं आपके लिए। मैं ज्यादा वैसे रत्न कहता भी कहां हूं, तो रत्न तो नहीं कह रहा हूं। अब जैसे देखिए, मान लिया जब मैं इनको पन्ना ही पहनाता हूं। अब बुध इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो नवमांश में नीच के हैं और जन्मांक में षष्ठेश भी हैं, वो भाग्येश पर षष्ठेश भी हैं, लग्न में बैठे हैं। अगर मैंने कहीं बुध का रत्न पहनाया और संभव इनको त्वचा संबंधित कोई परेशानी होने लगे या वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होने लगे, लोगों से अनबन मतभेद होने लगे, तो मैं उसके पक्ष में नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मान लीजिए रत्न से हमें 80% लाभ मिलता हो, 20% भी नुकसान, जैसे मूंगा हो सकता है किसी ने उच्च बनाने के लिए किसी ज्योतिषी ने प्रयोग ही किया है। ये प्रयोग है, आप लोगों को गौर होगा, याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां 90 दिन के पीरियड के लिए एक जीवन में किक लाने के लिए आपको रत्न की, जो कि एंटी परिस्थिति में रत्न पहनने की मैंने सलाह दी थी। लेकिन वो किस लिए था कि जब ऐसी स्थिति आए कि आप एकदम से जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां ये प्रयोग करके देखिए। अब लंबे समय से पहन रहे हैं। अब रत्नों में लोग क्या सोचते हैं कि जैसे नीलम के लिए खौआ बना दिया गया है कि रातों रात कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं तो कई बार ये दावा किया हूं कि रातों रात होता तो फिर मुझे लाओ दो, मेरी कुंडली में हो ना हो, या किसी रिक्सवान को दिलवाओ कि मैं पिलवा पहनाऊं और वो भी अंबानी बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, होता ही नहीं है। रत्न के जो प्रभाव हैं वो धीरे 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 तत्व को बढ़ाते हैं, या घटाते या बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। घटाने के क्रम में तो आता नहीं, बढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ थोड़ी हो जाएगा कि हम शनि को पहने और रातों रात, शनि मंद ग्रह है और रातों रात आपको खेल कर देगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब मूंगा ही इन्होंने पहना, वो उच्च का प्रभाव धीरे देकर के इनको मेडिकल में फायदा तो दिला रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं को रोगी बना देगा। तो मेरी सलाह है कि आप देख लीजिएगा, इस पर विचार कर लीजिएगा। जिन ज्योतिषी जी ने आपको पहनाया, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, अच्छा प्रयोग उन्होंने आपके साथ किया है। एक बार पूछ लीजिएगा जाकर के उनसे कि ये हमेशा पहनना है और इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर वो इसको समझते हो, विचार करते हो, तो एक बार विचार करें कि क्या नुकसान हो सकता है इसका, तो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी रही बात कि मैं केवल एक चांदी का कड़ा आपको पहनने की सलाह दिया हूं। पूजा पाठ जो मैंने आपको बताया है वो जरूर करिए। श्री सूक्त का पाठ, गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष मैंने आपको पहनने के लिए कहा है। श्री सूक्त का नियमित 3 पाठ करना शुरू करिए, घी का दिया जलाकर के, विशेष करके सायंकाल, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु। मेरे तरफ से बस इतने ही उपाय हैं, ज्यादा कोई उपाय नहीं। एक और उपाय आप चाहें तो कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत करिए और रविवार को नमक का त्याग कर दीजिए। इससे भी आपको काफी फायदा मिल जाएगा। जब तक गुरु की दशा चल रही है तब तक आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, और रविवार के दिन नमक का त्याग तो आप लाइफ टाइम करिए, इससे फायदा मिलेगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। तो इतना ही मेरी तरफ से है, इतना देख लीजिए, कर लीजिए अगर हो सके तो। बाकी और कोई विशेष उपाय नहीं करना है। पूजा पाठ करते रहिए, उसी से सब कुछ रहेगा ठीक। देवी की आराधना, क्या करना है आपको? देवी की आराधना। और वो भी कैसे देवी की? तो भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की आराधना। शनि से 5 घर आगे धनु राशि आ रही है। चंद्रमा से अगर 5 घर आगे देखें तो पंचम में शुक्र की राशि, और जन्म से भी यहां पर देखें तो पंचम शुक्र की राशि। तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना आपको लाइफ टाइम करनी है। इसी से आपको जीवन काल में सब कुछ मिलेगा। यही आपके इस जन्म के इष्ट देवता हैं, पिछले जन्म के थे, आने वाले जन्म के भी बनेंगे। तो इन्हीं की आराधना करिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा।
प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि आपका कोई मत है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है, आप लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।